हेलो फ्रेंड, तो आज हम एनाटॉमी के क्वेश्चन पेपर का सेकंड क्वेश्चन लेके आए हैं। डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुए थे ड्रेसर कोर्स के, उसी का क्वेश्चन है। ठीक, डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, इसके बारे में आज जानेंगे। उससे पहले जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा है, रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज गैसियस विथ देयर इन्वायरमेंट, प्राइमरी इन्वॉल्विंग द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने पर्यावरण के साथ गैसों का आदान प्रदान करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन का सेवन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिहाई शामिल होता है। यानी क्या करता है, इसके द्वारा ऑक्सीजन क्या करता है, इन्वायरमेंट से अंदर लेता एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालता है इन्वायरमेंट में। ठीक, इसके बाद लिखा है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप। यानी इसे दो मुख्य भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन यानी बाह्य श्वसन, दूसरा है इंटरनल रिस्पायरेशन यानी आंतरिक श्वसन। तो पहला है इंटरनल रिस्पायरेशन, इसमें पहला है ब्रीथिंग। इसमें लिखा है, दिस इन्वॉल्व इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, यानी इसमें सांस लेना और छोड़ना को शामिल किया गया है। किसमें? ब्रीथिंग में। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है इनहेलेशन, ब्रीथिंग का फर्स्ट पॉइंट इनहेलेशन है। इसमें इनहेलेशन को देख लेते हैं, उसके बाद एक्सहेलेशन को देख लेंगे। तो लिखा है, द डायफ्राम कॉन्टैक्ट एंड मूव्स डाउनवर्ड will the intercostal muscles between the ribs contract to expand the chest cavity। यानी डायफ्राम क्या होता है, सिकुड़ जाता है, यानी नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक, सिकुड़ जाएगा और नीचे की ओर बढ़ता है, जबकि पसलियों के बीच की इंटरकोस्टल मसल्स मांसपेशियां छाती की गुहा का विस्तार करने के लिए सिकुड़ जाता है। यानी चेस्ट कैविटी को क्या करते हैं, फैलाने के लिए, चेस्ट कैविटी को बढ़ाने के लिए इंटरकोस्टल मसल्स क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ जाएगा। उसके बाद दूसरा लाइन है, दिस डिक्रीज द प्रेशर इन द लंग्स कंप्रेस टू द आउटसाइड एयर कॉजिंग एयर द फॉलो इनटू द लंग्स। यानी इससे बाहरी हवा की तुलना में फेफड़े में दबाव कम हो जाता है, जिससे हवा क्या होता है, फेफड़े में प्रवाहित होने लगता है। यानी एटमॉस्फेयर से हवा किधर जाने लगा, लंग्स में। ठीक, नीचे आपको राइट साइड में डायग्राम दिख रहा होगा, ये है इनहेलेशन का डायग्राम। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं क्या होता है, एटमॉस्फेयर से एयर क्या होता है, लंग्स कैविटी में आ रहा है और डायफ्राम नीचे जा रहा, जो इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा, जिससे रिब्स क्या हो रहा, ऊपर की ओर उठ रहा है। ठीक, इसके बाद ब्रीथिंग का सेकेंड पॉइंट है एक्सहेलेशन। इसमें लिखा है, द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स reducing the volume of chest cavity and increase the pressure in the lungs pushing air out। यानी कह रहा है, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मांसपेशियां क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है, चेस्ट कैविटी का आयतन जो होता है क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे, और फेफड़े में दबाव बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, हवा जो होता है बाहर की ओर निकलने लगेगा। ठीक, चेस्ट कैविटी से। तो आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा होगा राइट कॉर्नर पे, आप देख सकते हैं डायग्राम। ठीक, और यहाँ से समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक, देख रहे हैं कि चेस्ट कैविटी क्या होता है, सब एयर क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, डायफ्राम भी क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। इसके बाद एक्सटर्नल रिस्पायरेशन का सेकेंड पॉइंट है गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स, लंग्स से गैस का एक्सचेंज। इसमें पहला पॉइंट है एल्वियोलाई। इसमें लिखा है, थिन एयर सेक इन द लंग्स वेयर गैस एक्सचेंज अकर्स, ऑक्सीजन फ्रॉम द इनहेलेशन एयर डिफ्यूजेस थ्रू द एल्वेलर वॉल्स एंड इनटू द सराउंडिंग कैपिलरी। यानी बोल रहा है कि फेफड़े में ये क्या होता है, एल्वेलाई, एक छोटी सी वायु की थैली होती है, जहाँ से क्या होता है, गैस का विनिमय होता है। ठीक, सांस की हवाओं में से ऑक्सीजन, सांस जो लेते हैं उससे ऑक्सीजन वायु कोश की दीवार से क्या हो जाता है, ये ब्लड कैपिलरी में प्रवेश करता है। ठीक, और जहाँ से क्या होता है, ये कोशिका में क्या होता है, फैल जाता है। ठीक, ब्लड के थ्रू पहुँचाया जाता है। इसके बाद इसी का सेकेंड पॉइंट है ब्लड कैपिलरी। लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड डिफ्यूजन इनटू द एल्वेलाई टू द एक्सहेलेड।
यानी रक्त में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कोशिका ऑक्सीजन यूज किया और बदले में क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू क्या होगा, कैपिलरी के द्वारा एल्वुलाई में आएगा और वहाँ फैल जाएगा और उसके बाद क्या होगा, वो वहाँ से बाहर इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाएगा। ठीक, इसके बाद रिस्पायरेशन का सेकेंड पार्ट है इंटरनल रिस्पायरेशन। इसमें पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, गैस का ट्रांसपोर्ट। पहला कौन सा गैस है, ऑक्सीजन। तो देख रहे हैं इसमें क्या लिखा है, ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यू वाया हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के माध्यम से फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। यानी लंग्स से टिश्यू तक ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के माध्यम से पहुंचाया जाता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है, पहुंचाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है जो क्या करता है, ऑक्सीजन से क्या होता है, बॉन्डिंग बना के क्या करता है, उसको पहुंचाने ले जाने का काम करता है। इसके बाद सेकेंड गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। लिखा ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू द लंग्स, डिजॉल्वेड इन ब्लड प्लाज्मा और बॉन्डेड टू हीमोग्लोबिन। यानी बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का कैरी कैसे होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है टिश्यू से लंग्स कैविटी तक ब्लड प्लाज्मा में घुल के या हीमोग्लोबिन से बंध के वहाँ तक कैरी किया जाता है। कुछ हीमोग्लोबिन से जुड़ के क्या होगा, लंग्स कैविटी तक पहुँचाया जाता है, या कुछ को ब्लड प्लाज्मा में घोल के यानी घुल के वहाँ तक पहुँचाया जाता है। इसके बाद इंटरनल रिस्पायरेशन का दूसरा पॉइंट है सेलुलर रिस्पायरेशन। इसमें पढ़ेंगे ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन, यानी ऑक्सीजन का यूटिलाइज कैसे किया जाता है। तो लिखा ऑक्सीजन इज यूज बाय सेल इन द माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस एटीपी, यानी इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यानी ऑक्सीजन का उपयोग माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण के माध्यम से एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कोशिका की ऊर्जा मुद्रा का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब यहाँ है कि ऑक्सीजन का यूज करके कोशिका क्या करता है, एटीपी फॉर्मेशन करता है। एटीपी क्या होता है, ऊर्जा का एक मुद्रीकरण है, जिससे बॉडी में क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। ठीक, इसके बाद इसका सेकेंड पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन। इसमें लिखा कार्बन डाइऑक्साइड इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड नीड टू बी एक्सपेल फ्रॉम द बॉडी। यानी कार्बन डाइऑक्साइड इस चयापचय प्रक्रिया का एक उत्पाद है जो इसे शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। यानी शरीर से इसको क्या करता है, एक्सपेल करने की आवश्यकता होती है, ये बाय प्रोडक्ट होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन, यानी रिस्पायरेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट है रेगुलेशन बाय द रिस्पायरेटरी सेंटर। रिस्पायरेटरी सेंटर के द्वारा रेगुलेशन करके कैसे किया जाता है कंट्रोल। इसमें लिखा है लोकेटेड इन द मेडुला ओब्लोंगेटा एंड पोन्स ऑफ द ब्रेन स्टेम, इट मॉनिटर द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड ब्लड पीएच टू रेगुलेट द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग। यानी ब्रेन स्टेम के मेडुला ओब्लोंगेटा और पोन्स में स्थित यह सांस लेने की दर और गहराई को नियंत्रित करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और रक्त पीएच के स्तर की निगरानी करता है। कौन करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, रेगुलेशन किया जाता है रिस्पायरेशन को। ठीक, कहाँ से, मेडुला ओब्लोंगेटा और पोन्स में स्थित रेस्पिरेटरी सेंटर द्वारा। इसके बाद सेकेंड लाइन लिखा है कीमो रिसेप्टर इन द कैरोटिड बॉडीज एंड एओर्टा बॉडीज आल्सो प्ले ए रोल इन डिटेक्टिंग चेंज इन ब्लड केमिस्ट्री एंड सेंडिंग सिग्नल टू द रेस्पिरेटरी सेंटर। यानी बोल रहा है कैरोटिड निकाय और महाधमनी निकाय में केमो रिसेप्टर रक्त रसायन विज्ञान में परिवर्तन का पता लगाने और श्वसन केंद्र को संकेत भेजने में भी भूमिका निभाता है। ये जो होता है कैरोटिड निकाय और महाधमनी निकाय, ये क्या करता है, कीमो रिसेप्टर के माध्यम से क्या करता है, यहाँ संकेत भेज देता है किसको, रेस्पिरेटरी सेंटर को।
उसके बाद कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन का सेकेंड पॉइंट है वॉलेंट्री कंट्रोल। इसमें लिखा हायर ब्रेन सेंटर कैन ओवरराइड द ऑटोमेटिक रेगुलेशन अलोइंग फॉर वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग सच एज होल्डिंग योर ब्रीथ और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। यानी उच्च मस्तिष्क केंद्र स्वचालित विनियमन को ओवरराइड कर सकते हैं, जिससे सांस लेने के स्वैच्छित नियम की अनुमति मिलती है, जैसे कि आपकी सांस रोकना या गहराई सांस लेने की व्यायाम। मतलब हम एक्सरसाइज करके गहराई तक सांस हम खींच सकते हैं या सांस को क्या करते हैं, होल्डिंग कर सकते हैं। तो ये किसके द्वारा होता है, वॉलेंट्री कंट्रोल के द्वारा होता है। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यहीं पर हम इसका द एंड करते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया हो कहीं या दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक, थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो।